नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जेवर नोएडा में शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे हजारों रोजगार पैदा होंगे। पीएम मोदी ने सीएम योगी को कर्मयोगी बताया और इस मौके पर विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। ये इस पूरे क्षेत्र को नेशनल गतिशक्ति मास्टर प्लान का एक सशक्त प्रतिबिंब बनाएगा। नोएडा के जेवर में पीएम मोदी ने देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट की आधारशिला रख दी। भारत माता की। प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया तो साथ ही दावा किया कि ये पश्चिमी यूपी के हजारों लोगों को रोजगार देगा। जिस तेजी से हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान रोजगार के हजारों अवसर बनते हैं, हवाई अड्डे को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी हजारों लोगों की आवश्यकता होती है। पश्चिमी यूपी के हजारों लोगों को ये एयरपोर्ट नए रोजगार भी देगा। जेवर एयरपोर्ट को बीजेपी सरकार की कामयाबी बताते हुए पीएम मोदी ने यूपी की पिछली सरकारों को निशाना बनाया तो वहीं केंद्र की पिछली यूपीए सरकार को भी कसूरवार ठहराया। यूपी में पहले जो सरकार थी उसने तो बाकायदा चिट्ठी लिखकर तब की केंद्र सरकार को कह दिया था इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। अब डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज हम उसी एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साक्षी बन रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी की पिछली सरकारों को निशाना बनाया, साथ ही चुनावी अखाड़े को गन्ना बनाम जिन्ना बता दिया। गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। इधर यूपी में साइकिल की रफ्तार बढ़ा रहे अखिलेश यादव ने लखनऊ से तंज का तीर छोड़ा। बीजेपी के विकास के नारे को ही ढकोसला बता डाला। इस आबादी को नौकरी कहां मिल रही है? हमारा किसान देख रहा है कि कैसे खुशहाली तरक्की आएगी। गन्ने के किसानों का बकाया है अभी तक। डीजल पेट्रोल तो महंगा ही है, लेकिन जब बिजली का बिल आता होगा तो बताओ बिल से आपको करंट लग रहा कि नहीं लग रहा? समाजवादी पार्टी की सहयोगी जनवादी सोशलिस्ट पार्टी की जन क्रांति महारैली के मंच से अखिलेश यादव ने रोजगार और आरक्षण का सवाल उठाकर पिछड़े और दलितों को अपने पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद भी किसानों के तेवर तल्ख हैं। किसान संगठन अब एमएसपी की गारंटी को बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। उधर विपक्षी दल संसद के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की बात कर रहे हैं। बहुत से विषय हमको उठाना है और वो विषय दिन पे दिन रोज हम एक एक विषय उठाएंगे। खास करके 29 को जो किसानों का मुद्दा है और एमएसपी का मुद्दा है। कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक से निकले मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान का संदेश यही है कि संसद के शीतकालीन सत्र में किसानों का मुद्दा सबसे ऊपर होगा। सोनिया गांधी की अगुवाई में हुई इस बैठक में फैसला हुआ कि पार्टी किसानों के आंदोलन के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी, किसानों को एमएसपी दिलाने की पुरजोर वकालत करेगी। मंत्री जो इस लखीमपुर खीरी में उन्होंने उनका पुत्र जो किसानों के ऊपर जीप चढ़ाकर 4 लोगों को उसने मार दिया, उस विषय पे हम उन मंत्री को उसकी रिसिग्नेशन के लिए हम डिमांड कर रहे हैं।
इधर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा बने राकेश टिकैत ने हैदराबाद में एक बार फिर एमएसपी के मुद्दे को सबसे अहम बताया और इसके बिना घर वापसी की बात को सिरे से खारिज कर दिया। अभी हमारा इशू 3 बिल के साथ में अब जो इशू है हमारा एमएसपी जो 4 डिमांड में था, जो 750 लोग की डेथ हुई उनका कंपनसेशन, उनका एक शहीद स्मारक बने और भारत सरकार एक कमेटी बनाए जो और इशू हैं जो कंटिन्यू भारत सरकार से बातचीत करनी है उस पर वह कमेटी बातचीत करती रहे। बिजली अमेंडमेंट बिल है। टिकैत ने हैदराबाद के किसानों के जमीन अधिग्रहण का मुद्दा भी उठाया और इस पर संयुक्त मोर्चा की बैठक में चर्चा का वादा किया। अभी 27 तारीख को फिर हमारी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है। अगली रणनीति हम उसमें तय करेंगे। 26 तारीख को हमारा हर मोर्चे पे हमारा प्रोग्राम है। देश की राजधानियों पे प्रोग्राम हमारा प्रदर्शन रहेगा और 29 तारीख को जो रास्ते दिल्ली के खुले हुए हैं उन रास्तों पे को हम 1000 लोग ट्रैक्टरों के साथ में उन रास्तों पे को जाएंगे। पीएम मोदी के ऐलान के साथ ही तीनों कृषि कानूनों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने भी इस पर मंजूरी की मुहर लगा दी है। 29 नवंबर यानी सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को निरस्त करने का बिल पेश होगा। हालांकि विपक्षी दल सरकार को घेरने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। उधर तृणमूल कांग्रेस में सेंधमारी जारी है। मेघालय में इस बार ऐसा हुआ है। कांग्रेस के 17 में से 12 विधायकों ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। नतीजा यह है कि टीएमसी बिना चुनाव लड़े ही मेघालय में मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई है। अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है, आपका अगर सिचुएशन नहीं हो रहा तो थोड़ा हटना पड़ता है। तो मैंने हटा है क्योंकि यहाँ पे खड़ा होके मैं अच्छा से अपना जो कर्तव्य है वो अच्छा से निभाना सकेगा। मेघालय में दशकों से कांग्रेस के सियासी कमांडर रहे पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकुल संगमा अचानक अपने कारकुनों के साथ टीएमसी में शामिल हो गए। ममता बनर्जी के मिशन लाल किला का हिस्सा बन गए। संगमा समेत कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक टीएमसी में शामिल हुए हैं। शिलांग में मीडिया से मुखातिब हुए मुकुल संगमा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम साबित हुई है और ममता बनर्जी का साथ मिलने के बाद वो पूरी ताकत के साथ सत्ता से दो हाथ करने को तैयार है। एक चुनौती है, मेरा एक विश्वास अपने आदमी पर भी है ना। अभी पार्टी क्या होता है, पार्टी में जो आदमी होते हैं और वो कौन होते हैं उसे से भी आइडेंटिटी होते हैं। माना जा रहा है कि विंसेंट एच पाला को मेघालय प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रमुख बनाए जाने के बाद से संगमा नाराज चल रहे थे। संगमा का आरोप है कि कांग्रेस आलाकमान ने पाला की नियुक्ति को लेकर उनसे मशवरा नहीं किया। मुकुल संगमा की नाराजगी को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अक्टूबर में संगमा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विंसेंट एच पाला से मुलाकात की थी, लेकिन नाराजगी पूरी तरह से दूर नहीं हो पाई थी। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि ममता बनर्जी केंद्र सरकार से सांठगांठ कर कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान में जुटी हैं और मेघालय में तोड़फोड़ इसी का सबूत है। जब ममता बनर्जी दिल्ली आई तो एक के बाद सिलसिलावार तरीके से कांग्रेस को तोड़ने का हवा पैदा करने के लिए ये सारे बचा के रखा था, क्योंकि ये हमारे पहले से ये जानकारी थे कि मेघालय में ये होने वाला है। कि ये ऑर्गेनाइजेशन की लड़ाइयाँ या इलेक्शंस बाहर जो होते हैं वो तो हमेशा हुए हैं, तो अब उसके ऊपर टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की बम्पर जीत के बाद ममता बनर्जी की दिलचस्पी कोलकाता से ज्यादा दिल्ली में हो गई है। माना जा रहा है कि गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों को साथ लेकर पीएम उम्मीदवार बनने की कोशिश कर रही हैं। जाहिर है इसके लिए टीएमसी को बंगाल के बाहर भी खुद को स्थापित करना होगा और गोवा में वो पहले से ही ऐसे ही एक मिशन को अंजाम दे चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने दिल्ली में भी कांग्रेस के कई नेताओं को टीएमसी का हिस्सा बनाया है। हालांकि मेघालय का सियासी ड्रामा सब पर 20 साबित हुआ है। यहाँ टीएमसी बिना चुनाव लड़े ही मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई है और पूर्वोत्तर में कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
₹7 की कॉपी ₹16 में खरीदी गई। ये बानगी है बिहार के विश्वविद्यालयों में चल रहे भ्रष्टाचार की। सारी कॉपियां लखनऊ की एक फर्म से खरीदी गई। अरबी फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति की चिट्ठी से हुए इस खुलासे से खलबली मची हुई है। कुलपति की चिट्ठी ने राजभवन और सरकार के बीच की खाई को गहरा दिया है। मगध यूनिवर्सिटी और बिहार यूनिवर्सिटी के बाद अब मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय में भी कॉपियों की खरीद में घोटाला सामने आया है। इस खुलासे को किसी और ने नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के मौजूदा कुलपति प्रोफेसर कुद्दूस ने किया है। कुलपति कुद्दूस ने चिट्ठी के जरिए इसकी जानकारी राजभवन और मुख्यमंत्री को भी दी थी। हालांकि राजभवन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसका संज्ञान लिया और राजभवन से कार्रवाई की अनुशंसा कर दी है। प्रोफेसर कुद्दूस के मुताबिक जब यूनिवर्सिटी के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के जिम्मे था, तब ₹7 की कॉपी ₹16 में खरीदी गई। यही नहीं, जब प्रोफेसर कुद्दूस कुलपति बने तब भी उन्हें इस भ्रष्टाचार का हिस्सा बनने का ऑफर दिया गया। बिहार के शिक्षा मंत्री भी प्रोफेसर कुद्दूस के आरोपों को गंभीर बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार में राजभवन भी घोटाले की आंच से महफूज नहीं रहा। चिट्ठी में मेरी बेबसी है। कल हमको कोई चिट्ठी आ जाए कि आपने वित्तीय अनियमितता किया है, अपने पद का दुरुपयोग किया है, इसलिए मैंने सच्चाई को उनके सामने किया जिन्होंने मुझे कुलपति के पद पर बैठाया। आरोप हैं चूंकि वो गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए उसकी गहराई से या विस्तृत जांच होनी चाहिए। यही अभी विभाग के द्वारा मुझे सूचना दी गई है और साथ ही विभाग को भी इस तरह के ऐसे मामले में सचेत रहने की, सजग रहने की सलाह दी गई। अब शिक्षा के मंदिर में, विश्वविद्यालयों में भी भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है और उससे सीधा राजभवन भी अछूता नहीं रहा। प्रोफेसर कुद्दूस ने लखनऊ के जिस फर्म पर आरोप लगाए हैं, उसके खिलाफ पहले ही मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद की निगरानी में मामला दर्ज कर रखा है। बिहार की स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने पिछले दिनों मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद के बोधगया से लेकर गोरखपुर तक के ठिकानों पर छापेमारी की थी और 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का पता किया था। अब तक 3 विश्वविद्यालयों में कॉपी खरीद में घोटाले के जो भी मामले सामने आए हैं, सभी लखनऊ की एजेंसी से ही जुड़े हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार को लेकर ही पीएमओ ने राज्यपाल फागू चौहान को दिल्ली तलब किया और राज्यपाल ने इसी सिलसिले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। अरबी फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति मोहम्मद कुद्दूस ने जो पत्र लिखा था सरकार को, वो अब संज्ञान में है। फिलहाल इन आरोपों के बाद एक बार फिर जहां राजभवन और सरकार के बीच की टकराव बढ़ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसियों के लिए भी एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है और लगातार जांच एजेंसी भी इसमें काम कर रही है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। अगली खबर भी बिहार से जुड़ी है। बिहार में शराबबंदी की खामियों पर उठते सवालों के बीच नीतीश सरकार ने एक बार फिर शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू कराने का फैसला किया है। बिहार सरकार के नए फरमान के मुताबिक नशा मुक्त बिहार दिवस के दिन 26 नवंबर को राज्य के सभी विभागों और कार्यालयों के पदाधिकारी और कर्मचारियों को शराब का सेवन न करने की शपथ लेनी होगी। दिवाली और छठ बिहार महापर्व की तैयारियों में डूबा था, तभी जहरीली शराब ने खुशियों में खलल डाल दिया। महज 4 दिन के भीतर जहरीली शराब ने 70 से ज्यादा लोगों की जिंदगी छीन ली। मौत पर सियासत शुरू हुई और त्योहारों के बाद नीतीश सरकार एक्शन में आ गई। मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मंथन में तय हुआ कि शराबबंदी कानून तोड़ने वालों पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। 26 नवंबर को मद्य निषेध दिवस के दिन शराबबंदी को लेकर शपथ समारोह का आयोजन किया गया। सरकार के इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि सरकार सिर्फ शराबबंदी का दावा करती है, लेकिन हकीकत में हर जगह शराब मिलती है और शपथ ग्रहण समारोह भी सिर्फ एक ढकोसला है। जो शराब पीने का, शराब का उपलब्ध करने का, ये बिल्कुल गलत चीज़ है और अनैतिक है, बिल्कुल गैर कानूनी है। तो इस पर रोक लगाना है और लोगों को जागरूक करना है। बिहार सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 26 नवंबर को मद्यपान नहीं करने की शपथ लेना अनिवार्य कर दिया गया। अगर कोई कर्मचारी 26 नवंबर को शपथ लेने से चूक जाता है तो हफ्ते भर के अंदर उसके शपथ लेने का वीडियो विभागीय अधिकारियों को भेजना है। महकमे को शपथ पत्र भरवाना है, वीडियोग्राफी करवाना है और जिला अधिकारियों को आंकड़े भी भेजना है। इस प्रारूप में यह साफ किया गया है कि अगर कोई भी अधिकारी
यह शपथ लेगा कि अगर वो भविष्य में शराब पीता है या शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। शपथ ग्रहण को लेकर जेडीयू ने भी अपने स्तर से तैयारी की है। पार्टी शराबबंदी को नीतीश कुमार का साहसिक फैसला बता रही है, लेकिन जेडीयू की सहयोगी बीजेपी के कई विधायक खुलेआम शराबबंदी के खिलाफ उतर आए हैं। शराबबंदी को तमाम बुराइयों की जड़ बता रहे हैं। शराबबंदी जैसा सामाजिक मुद्दा लोगों के पार्टिसिपेशन, पक्ष विपक्ष का भेदभाव मिटाकर सबके सहयोग से ही इस पर चोट किया जा सकता है। इसके लिए समय समय पर लोगों को शपथ दिलाई गई। आने वाले समय में भी लोगों को शपथ दिलाई जाएगी ताकि लोगों के बीच जागरूकता फैले। पुलिस मिली हुई है, पुलिस बिकवा रही है शराब। पुलिस अगर चाह ले तो पत्ता नहीं हिलेगा। मेरा मानना है कि निश्चित रूप से शराबबंदी के ऊपर एक बार समीक्षा होनी चाहिए। दुल्हन के कमरे में पुलिस पहुंच जाती है, यह सामाजिक दृष्टिकोण से कहीं से भी सही नहीं। शराबबंदी की शुरुआत के समय सत्ता की साझेदारी रही आरजेडी ने भी अब इस कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के छोटे बड़े तमाम नेता शराबबंदी को गरीबों को प्रताड़ित करने का हथियार बता रहे हैं। शराबबंदी एकदम बिल्कुल रुका नहीं बिहार में, मौत भी नहीं रुक रहा है। जहरीला शराब पी के लोग मर रहे हैं। अब तो बीजेपी ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। हम लोग तो कह रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, यह तो पूरी तरह से लागू करो, ये हटा दो, लोगों को परेशान मत करो। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना के एक शादी समारोह में पुलिस की रेड का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस दुल्हन के कमरे तक शराब ढूंढने पहुंच गई थी और वहां एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इसको लेकर गंभीर सवाल उठाए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने तब भी पुलिस की कार्रवाई का बचाव किया था। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।